हेलो स्टूडेंट्स। बैंकिंग की आज की जो दूसरी क्लास है इसके अंदर हम बात कर रहे हैं जो है एडजस्टमेंट नंबर 4 की। और एडजस्टमेंट नंबर 4 है प्रोविजन ऑन बैंकिंग असेट्स। और प्रोविजन ऑन बैंकिंग असेट्स एक सिंपल वाला तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। अब ये बैंकिंग ऑन प्रोविजन ऑन बैंकिंग असेट जो है ये उन चीज़ों को कवर कर रहा है जो DICGC या ECGC से कवरेज है। तो सबसे पहली बात है कि कवरेज का क्या मतलब होता है। तो देखिएगा, कवरेज का मतलब होता है कि जो भी लोन जो है बैंक ने दिए हैं उसके ऊपर ये जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी कि ECGC या डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC, तो इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनसे गारंटी मिली हुई है बैंक को। तो ये जो पोर्शन है जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है यानी कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एडजस्ट करने के बाद एक स्पेसिफिक परसेंटेज की पेमेंट ये करेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो गवर्नमेंट की गारंटीज हैं एक तरीके से उन गारंटीज के ऊपर बैंकों को कोई प्रोविजन नहीं बनाना है। तो जो पोर्शन सिक्योर्ड पोर्शन यानी कि जितने वैल्यू के रुपए की सिक्योरिटी की आज वैल्यू है उसको आप सिक्योर्ड लोन मानते हुए प्रोविजंस बनाएंगे, और जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उसके ऊपर आप अनसिक्योर्ड लोन का पोर्शन बनाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है जो ECGC है ये इसका मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। और DICGC का मतलब होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिएगा कि एक लोन 400 करोड़ रुपए का है जिसमें वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी बैंक के पास 300 रुपए की है। हालांकि आज उसको बेचने जाएंगे तो 250 करोड़ रुपए ही मिलेंगे उसको। और 40% की ECGC की कवरेज है, और वो ये जो असेट्स है ये डाउटफुल असेट्स है अप टू 1 ईयर। तो 1 ईयर वाली में आपको प्रोविजंस के रेट याद होने चाहिए अनसिक्योर्ड के लिए, और आपको अनसिक्योर्ड में आप जानते हैं कि 100% होता है, और सिक्योर्ड के अंदर आपको रेट याद होने चाहिए। तो इस तरीके से हम सबसे पहले लोन देखेंगे। तो लोन है 400 करोड़ का। अब इसमें से 250 करोड़ रुपए बैंक वसूल कर सकता है सिक्योरिटी से, तो फिर भी जो पोर्शन बचा वो 150 बचा। अब इस 150 के ऊपर 40% ECGC की कवरेज है। तो इसका मतलब है कि इस 150 का ये जो 150 है इसका 40% ECGC आपको पे कर देगा। तो जब ये ECGC इसकी पेमेंट कर देगा, ECGC इसकी पेमेंट कर देगा 40%, तो इसका मतलब क्या है सीधा, इसका मतलब सीधा ये कि जो 60 है वो आपकी ECGC की कवरेज में आ जाएगा, और बाकी जो पोर्शन होगा दैट विल बी द अनसिक्योर्ड लोन। तो ये जो अनसिक्योर्ड लोन है, ये जो अनसिक्योर्ड लोन है ये ध्यान से समझना है। तो ये अनसिक्योर्ड लोन पे अनसिक्योर्ड लोन का प्रोविजन बना देंगे, और जो 250 जो है सिक्योरिटी की वैल्यू यानी कि जो सिक्योर्ड लोन है उस सिक्योर्ड लोन पर सिक्योर्ड का प्रोविजन बना देंगे। तो आप लोग जानते हैं कि सिक्योर्ड के ऊपर 25% का प्रोविजन है, तो 250 के ऊपर 25% दैट इज 62.5, और जो 90 अनसिक्योर्ड पोर्शन है उसके ऊपर 100% दैट इज 90। तो बैंक टोटल प्रोविजंस बनाएगा 152.5 करोड़ का। तो इस एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन अब हम करते हैं। ये सॉरी एक एग्जाम्पल और करते हैं। कैलकुलेट द प्रोविजंस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय द यस बैंक टू इज अ क्लाइंट एज ऑन 31/3/2019, यानी कि 31/3/2019 को प्रोविजन बनाना है। एंड द वैल्यू ऑफ लोन इज 1000 करोड़, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज 400, बट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज ओनली 300। उसके बाद ECGC की कवरेज है दैट इज 60%। और डिफॉल्ट ऑन लोन पेमेंट सिंस नवंबर 2017, नवंबर 2017 से उस पर डिफॉल्ट चल रहा है। तो देखिएगा, नवंबर 2017 से डिफॉल्ट चल रहा है, तो नवंबर के बाद आता है जनवरी, सॉरी दिसंबर, और दिसंबर और जनवरी और फरवरी। तो फरवरी 2017 के अंदर ये जो असेट्स है ये सब स्टैंडर्ड असेट्स हो जाएगी, और फरवरी 17 से लेके फरवरी 18 तक ये इसी कैटेगरी के अंदर रहेगी, क्योंकि एक साल तक क्या रहती है सब स्टैंडर्ड, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब फरवरी 2018 से लेके फरवरी 2019 तक, फरवरी 2019 तक ये जो असेट्स है ये क्या रहेगी। तो फरवरी 2019 तक ये जो असेट्स है ये आपकी किस कैटेगरी में आएगी, यानी कि डाउटफुल असेट्स और अप टू 1 ईयर। तो 2019 के 31 मार्च में क्या होगा, 31 मार्च में ये हो तो जाएगी डाउटफुल असेट्स ही, लेकिन ये एक साल से ज़्यादा का पीरियड हो गया, 1 to 3 ईयर्स की कैटेगरी में चली जाएगी। तो ये जो 1 to 3 ईयर्स की कैटेगरी में जाएगी तो ये सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो एग्जाम में जो भी सवाल होगा सबसे पहले आपको उसको क्लासीफाई करना है कि ये लोन किस तरीके का है। तो देखिएगा, ये जो असेट्स है तो ये कैसी हो गई है, तो यहाँ पर आपको देखना है मार्च 31 को, तो ये कैसी है, डाउटफुल जो असेट्स है। और ध्यान से समझिएगा, डिफॉल्ट कब से था, डिफॉल्ट था नवंबर 2017 से, तो फरवरी 2018 हो गया है। तो
और ये हो गया 19 फरवरी 2018। तो सॉरी, यहाँ पर अगर फरवरी 2018 में सब स्टैंडर्ड है तो फरवरी 2019 तक जो है सब स्टैंडर्ड चलेगी। तो यहाँ पर मार्च 31 में ये डाउटफुल असेट्स होगी अप टू 1 ईयर। सॉरी, एक पीरियड आगे ले लिया था, तो ध्यान रखिएगा, एक पीरियड आगे कैलकुलेट कर लिया था, एक पीरियड पीछे है, तो एक पीरियड पीछे होगा तो क्या होगा, डाउटफुल 1 to 3 की जगह क्या हो जाएगा, डाउटफुल अप टू 1 ईयर। तो सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन करना है, ये ऊपर आपको जो है दिखाया भी हुआ है कि किस तरीके से जो है ये डाउटफुल है। तो पहले देखिएगा 90 डेज तक कुछ नहीं है, फिर एक साल तक सब स्टैंडर्ड रहेगी, और फरवरी अब यहाँ से लेके मार्च 31 आ रहा है बीच में, तो यहाँ पर रहनी है इसने डाउटफुल अप टू 1 ईयर, तो ये 1 फरवरी 2020 तक रहेगी। और हमारी कैलकुलेशन है 31 मार्च 2019 की, तो उस डेट के ऊपर ये क्या होगी, तो उस डेट के ऊपर होगी ये डाउटफुल असेट्स अप टू 1 ईयर। तो अब ये डाउटफुल असेट्स अप टू 1 ईयर है, तो अब देखिएगा यहाँ पे हम लिख भी रहे हैं, सिल्स लोन डिफॉल्ट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम द नवंबर 2017। तो अब कहता है इन द ईयर इन द फरवरी 2018 फरवरी लोन बिकम सब स्टैंडर्ड असेट्स, इन फरवरी 2019 इट बिकम डाउटफुल असेट्स, एज ऑन 31/3/2000 इट इज डाउटफुल असेट्स अप टू डाउटफुल असेट्स ऑफ 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स का मतलब क्या हो गया, अप टू 1 ईयर, हेंस इट विल बी क्लासिफाइड एज ए डाउटफुल असेट्स। तो आप इसको कैसे क्लासिफाइड करेंगे, कि इसको क्लासिफाई करेंगे डाउटफुल असेट्स अप टू 1 ईयर। तो आप देखिएगा 1 ईयर में प्रोविजन है 25%, अप टू 1 ईयर में, और अनसिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर कितना है 100%, यानी कि 100%। तो 1000 करोड़ में 300 करोड़ सिक्योरिटी की वैल्यू है, और कवरेज है जो है यहाँ पे 60% है, तो इसका 60% निकाल देंगे। तो 700 का 60% हो गया 420, तो अनसिक्योर्ड जो लोन का पोर्शन बचा दैट इज 280। तो 280 पे जो प्रोविजंस बनाएंगे वो 100% बनाएंगे, जो सिक्योर्ड लोन है उस पर जो है 25% बनाएंगे। तो ये जो आपके प्रोविजंस हो गए। अब इस प्रोविजंस के बाद जो है इसी तरीके से आपका जो होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी तरीके से करेंगे, सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसमें भी क्लासीफाई करना है, और ये आपको पूरा लिखा भी हुआ है कि कैसे कैसे कौन कौन सी डेट पर क्या क्लासिफिकेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, वो भी इसी तरीके का है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, वो भी सिमिलर है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, वो भी इसी तरीके का है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, वो भी इसी तरीके का है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क में है, ये भी ये जैसा आप पहले कर रहे थे उसी तरीके से, ये नॉर्मल तरीके का क्वेश्चन है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ये भी आपको होमवर्क में है, तो जिस तरीके के क्वेश्चन अभी किए हैं उसी तरीके के क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ। अब जो अगली एडजस्टमेंट है उस पर आप आते हैं, तो दैट इज एन एडजस्टमेंट नंबर 5। अब ये एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या कह रही है, ध्यान से समझना है। एडजस्टमेंट नंबर 5 है रिकॉग्निशन ऑफ इनकम्स। ये रिकॉग्निशन ऑफ इनकम्स क्या होती है? रिकॉग्निशन ऑफ इनकम का मतलब है बड़ा सिंपल सा, कि जो भी इनकम्स आपकी रहेंगी उनको आप रिकॉग्नाइज करेंगे एक्यूरल बेसिस पर, अगर आपकी जो असेट्स हैं, जो बैंकिंग असेट्स हैं, वो स्टैंडर्ड असेट्स हैं। तो यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स अगर होंगी तो उनकी इनकम आप एक्यूरल बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि जो मिल गई है वो भी इनकम है, और जो आउटस्टैंडिंग है वो भी इनकम है। लेकिन जो आपकी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, तो उन नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के ऊपर जो इनकम आपको एक्चुअल में मिल गई है, जैसे आपका इंटरेस्ट डिफॉल्ट चल रहा है 5000 करोड़ का, उसमें से आपको 500 करोड़ रुपए मिल गए, तो जो 500 करोड़ रुपए मिले वो ही आप जो है इनकम मानेंगे। और 4500 करोड़ का मान लीजिए इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग चल रहा है अभी, लेकिन वो है तो अभी भी जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, तो आप उसका केवल 500 करोड़ लेंगे, और जो बाकी अक्रूड इंटरेस्ट है वो आप अपनी इनकम में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो बैंक अपनी इनकम को रिकॉग्नाइज करता है बैंकिंग असेट्स में, इफ द असेट्स इज ए परफॉर्मिंग असेट्स द इंटरेस्ट इनकम्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द एक्यूरल बेसिस। कैसे रिसीव करेंगे आप? एक्यूरल बेसिस पे। अगर आपकी कैसी असेट्स है? परफॉर्मिंग, यानी कि रिसिप्ट्स भी होंगी और आउटस्टैंडिंग भी होंगी। इफ द असेट्स इज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स द इंटरेस्ट इनकम इज टू बी रिसीव्ड ओनली, यानी कि रिसिप्ट्स बेसिस पर आप रिकॉर्ड करेंगे। इसके अंदर आपकी कौन सी असेट्स नहीं होंगी? इसके अंदर आपकी वो असेट्स सॉरी वो इनकम नहीं होंगी जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के ऊपर आपको रिसीव नहीं हुई है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर तो आप कैश सिस्टम लगाएंगे, और इसके ऊपर आप मर्केंटाइल सिस्टम या एक्यूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग लगाएंगे। तो परफॉर्मिंग असेट्स के लिए मर्केंटाइल सिस्टम यानी कि स्टैंडर्ड असेट्स के लिए, और नॉन परफॉर्मिंग की तीनों कैटेगरी जो है स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड या डाउटफुल असेट्स, सॉरी सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस असेट्स, उनके लिए आप क्या लगाएंगे? ओनली कैश बेसिस पर। अब देखिएगा यहां पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11
तो क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चलते हैं। तो ये देखिएगा आपका लिए आ गया क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो अब आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 11। और थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिएगा अब ये क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ये आपकी परफॉर्मिंग असेट्स हैं। ये जो परफॉर्मिंग असेट्स हैं इनके ऊपर ये इंटरेस्ट रिसीव है और ये इंटरेस्ट अर्नड है, यानी कि अर्नड के अंदर अक्रूड यानी कि आउटस्टैंडिंग भी इंक्लूड है। और ये जो है एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, इस पे इंटरेस्ट ये अर्नड है और ये रिसीव्ड है। तो आप देखिएगा इस अर्नड के अंदर क्या है, रिसीव्ड भी है और अक्रूड भी है, यानी कि आउटस्टैंडिंग भी है। तो एक्रूअल बेसिस के ऊपर परफॉर्मिंग एसेट्स पे तो अर्नड इनकम रिकॉर्ड करनी है, और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसके ऊपर जो भी ब्याज आपको वास्तव में मिल गया है वही आपकी इनकम है। तो ध्यान रखिएगा ये टर्म लोन है, टर्म लोन के ऊपर परफॉर्मिंग है, उसमें 120 करोड़ की अर्न इनकम है जो परफॉर्मिंग एसेट्स है। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी आपके 75, उस पर 75 आपने कमाया 75, लेकिन उसमें मिला 5 है, तो आपके लिए केवल ये रिसीव्ड वाला काम का है और इधर से अर्नड वाला काम का है। तो परफॉर्मिंग में अर्नड वाला आपने लेना है और नॉन परफॉर्मिंग में कौन सा वाला लेना है, जो रिसीव्ड वाला है। तो ये देखिएगा, तो इस तरीके से अगर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़े तो देखिएगा जो भी परफॉर्मिंग एसेट्स है उस पर हमने एक्रूड सिस्टम यानी कि अर्नड वाला ले लिया है, यानी कि जो फिगर्स कितनी थी 120, 750 और 150। और इसी तरीके से ये 5, 12 और 20 ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर हमने ये लिया है 5, 12 एंड 20। अब आपने इसको बस शो कर देना, तो एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड। सबसे पहले लिखा इनकम्स ऑन टर्म लोन, कैश क्रेडिट, बिल्स परचेज। परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। परफॉर्मिंग में टर्म लोन पे था 120, नॉन परफॉर्मिंग पे 5, कैश क्रेडिट पे 750, 12, 150 एंड 20। अब इसका टोटल कर देंगे मैट्रिक्स में, 120 प्लस 5 125 का इंटरेस्ट अर्नड है, 750 प्लस 12 700, 762, 150 प्लस 20 170, तो 1057 का जो है आपका इंटरेस्ट अर्नड है। तो ये आपने इनकम आपने दिखानी है। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो आप करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट शोइंग इनकम टू बी रिकॉग्नाइज। तो वो इसी तरीके का परफॉर्मिंग पर नॉन परफॉर्मिंग पे, तो ये आप होमवर्क में कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क में चला गया। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये उसी तरीके का जैसे परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग था, ये भी आपको होमवर्क में चला गया। अभी जो आपको एडजस्टमेंट नंबर 4 कराई, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसमें 2 तरीके के लोन है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं, आपको भी थोड़ी सुविधा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी रिक्वायर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए कमर्शियल बैंक फॉर द ईयर 31/3/2015। अब उसने एक पैकिंग क्रेडिट आउटस्टैंडिंग फ्रॉम फूड प्रोसेसर 60 लाख अगेंस्ट विच बैंक होल्ड सिक्योरिटीज वर्थ ₹15 लाख, और उसके अगेंस्ट में 15 लाख की प्रॉपर्टी है। 40% ऑफ द अबव लोन इज कवर्ड बाय ईसीजीसी। तो ये एक लोन है जो कवर्ड है ईसीजीसी से, और उसके बाद जो बाकी लोन्स हैं वो इस तरीके के हैं। तो अब ध्यान से समझना है कि ये जो पैकिंग क्रेडिट वाला है अगेंस्ट विच द सिक्योरिटी हेल्ड, द अबव एडवांस इज रिमेन डाउटफुल। ये जो एडवांस है ऊपर जो दिया हुआ है ये डाउटफुल है मोर देन 3 ईयर्स। तो अगर मोर देन 3 ईयर्स है तो आप जानते हैं सिक्योर्ड पोर्शन और अनसिक्योर्ड पोर्शन दोनों पर जो है 100% बनना है। और ये बाकी अलग तरीके की जो है असेट्स हैं। तो कुल मिला के टोटल प्रोविजन आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले पैकिंग क्रेडिट जो था उसको लेंगे 60, उसमें से सिक्योरिटी की वैल्यू, फिर जो ईसीजीसी की कवरेज थी वो निकाली, और फिर 27। तो इस 15 पे भी 100% और इस 27 पे भी 100%, और ये टोटल प्रोविजन आ गया। इसी तरीके से जो बाकी असेट्स हैं उन पे जो प्रोविजंस आपको बताए हुए उन प्रोविजंस का रेट आप लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द टोटल प्रोविजन। तो इस तरीके से आपका ये टोटल प्रोविजन आ जाएगा।
उसके बाद जो हमारी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तो ये भी उसी तरीके का जैसा भी हमने डिस्कस किया, तो इसको भी आप होमवर्क में करेंगे। ये भी होमवर्क में क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सीधा सीधा प्रोविजंस आपने निकालने हैं। ये भी आपको जैसे नॉन परफॉर्मिंग और परफॉर्मिंग का इंटरेस्ट अर्नड बेसिस पे या रिसीव बेसिस पे वो आपका हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 40 भी उसी तरीके का है जो अभी आपने एडजस्टमेंट नंबर 4 देखी है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो अब बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, अब हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो देखिएगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आता है तो 8 to 12 मार्क्स का एग्जाम के अंदर आ सकता है। 8 to 12 मार्क्स का एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो अब आइएगा, देखिएगा इसके अंदर सबसे खास बात क्या है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो आपको थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखिएगा, जो बैंकिंग का बिजनेस है, द बिजनेस इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब इसको बनाता है, जब इस काम को करता है, तो एक सिंपल सी बात यह है कि आरबीआई जब रेगुलेट करता है तो उसकी अकाउंटिंग को भी रेगुलेट करता है। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो किस तरीके से प्रेजेंट होगी, उसका प्रेजेंटेशन का तरीका जो है आरबीआई ने अपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जो उसको पावर्स मिली हुई हैं, उन पावर के तहत जो है नोटिफाई किया हुआ है। तो देखिएगा, जो बैंक है, बैंक का जो मेन काम है वो इंटरेस्ट लेना है, और दूसरा जो है अदर तरीके की जो इनकम्स हैं वो आती हैं। तो बैंक जो अपनी इनकम बनाएगा, मान लीजिएगा हम इसको 1 डाल लेते हैं, तो इनकम्स के अंदर दो चीज़ें होंगी। तो एक इनकम जो है हेडिंग होगी, और ये वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर जो है स्टेटमेंट बनेगी। तो सबसे पहले होगा इंटरेस्ट अर्नड और फिर है अदर इनकम। और इंटरेस्ट अर्नड जो है वो शेड्यूल नंबर 13 में दिखाया जाएगा, यानी कि शेड्यूल नंबर 13 के अंदर इंटरेस्ट अर्नड आता है। और अदर इनकम्स जो है वो शेड्यूल नंबर 14 में। तो शेड्यूल नंबर 13 और 14 हम आपकी बुक में दिया भी हुआ है हमने, और उस बुक के अंदर जिस तरीके से जो जो आइटम्स है वो इसमें ऐड कर लेंगे, भी मैं डिस्कस भी करूंगा आपके साथ। उसके बाद है एक्सपेंडिचर्स। तो एक्सपेंडिचर में दो चीजें, इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट पेड को यहाँ पे नाम दिया इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। और उसके बाद है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16। इसके अलावा जो 17 है वो नंबर तो नहीं है, लेकिन ये 17 की तरह काम कर रहा है, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। तो प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज में देखिएगा क्या है, प्रोविजन कंटीजेंसी में जो प्रोविजन अभी आपने बनाया बैंकिंग असेट्स पे वो इंक्लूड है। उसके अलावा किसी और तरीके के प्रोविजन से तो वो आएंगे। डेप्रीशिएशन नहीं है, डेप्रीशिएशन ध्यान रखिएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। उसके अलावा और प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इस तरीके के जो आइटम्स होंगे वो सब यहाँ पे हम इकट्ठा करके ऐड कर लेंगे। तो इसको हम जो है, हमारे पास शेड्यूल तो नहीं है, लेकिन उसका शेड्यूल ना होने के बाद भी आप उसको नोट्स टू अकाउंट बना सकते हैं उसका अलग से। तो आप उसका एक नोट्स टू अकाउंट बना लेंगे। तो हम इसको टोटल लगाते हैं ए और टोटल बी, और ए में से बी को जब माइनस करेंगे तो वी विल गेट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। वास्तव में ये पैट होता है क्योंकि प्रोविजंस फॉर टैक्स भी इसमें इंक्लूड है। अब इसके बाद जो पुराना प्रॉफिट हमारा बचा हुआ था, उस प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है या डेबिट बचा हुआ है वो इसमें ऐड कर देंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड। ये टोटल वैल्यू आ जाएगी टोटल सी। अब इस टोटल सी में से क्या करना है, अब ये जो टोटल प्रॉफिट है इसको बैंक को क्या करना है कि जो करंट ईयर का प्रॉफिट है इसमें से 25%, ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है 25% बैंक को ये प्रॉफिट ट्रांसफर करना है एक स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के अंदर, यानी कि जो बैंक है उन सबको एक स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। तो उस स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के अंदर इसको वो ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो भी वो डिविडेंड देंगे, और डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, हालांकि देखिएगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगले साल से हट गया है। तो अभी अगर आप कोई देखेंगे तो इस बजट में तो था, तो अभी आपके एग्जाम में तो आएगा इस बार तो, बट ये लास्ट चांस होगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट अटेम्प्ट से आप देखिएगा तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यहाँ पे अबोलिश कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो सिंपल सी बात है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अभी तो लगेगा, तो वो आप कैलकुलेट करेंगे, और जो प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड है वो कर देंगे। अगर जो है बैंक अगर कहीं जनरल रिजर्व में या किसी और रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहे तो वहां पर भी कर सकता है। तो जो जनरल रिजर्व्स हैं वहां पर भी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू आएगी, ये जो प्रॉफिट बचेगा इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। मान लीजिएगा अगर ये 1000 है और ये 600 था और ये 400 पुराना प्रॉफिट था, तो 600 का 25% 150 यहाँ आ जाएगा। मान लीजिएगा कंपनी 200 का डिविडेंड देती है, तो जो बाकी बच गया देखिएगा तो 1000 में से ये जो भी 150 या 200 माइनस हो गए, तो बचा कितना 350 में से ये हुआ 650, और यहाँ पे फिर टोटल लगा देंगे 1000। तो ये प्रॉपरली एक फॉर्मेट है। आइएगा इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको ये बात समझ में आए कि ये बनता कैसे है। ये देखिएगा एक एग्जाम्पल, इंटरेस्ट अर्नड है 8000 रुपीज,
अदर इनकम है 7,000 रुपीज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 6,400, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है 4,800, टैक्स रेट है 30%, ओपनिंग प्रोविजन है 400, क्लोजिंग प्रोविजन है 500। तो आप लोग जानते हैं कि जितना चेंज ऑफ प्रोविजन होता है वो आएगा, यानी कि जितना बर्डन है चेंज ऑफ प्रोविजन, अगर वो बढ़ रहा है तो एक्सपेंसेस है, घट रहा है तो इनकम है, लेकिन दिखाना प्रोविजन में ही है। तो ये 100 का बढ़ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस का शुरू का बैलेंस है 7,000 और रुपीज जो है ये करोड़ में दे रखी है, ये रुपीज जो है ये करोड़ में दे रखी है। तो अब इसको शुरुआत कैसे करनी है, तो देखिएगा ये जब सब चीजें ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये आंसर देखिएगा, तो आंसर में देखिएगा सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आपने लिखनी है इनकम्स, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, तो जो भी ईयर एंड होगा तो सबसे पहले देखिएगा इंटरेस्ट अर्न्ड 8,000, अदर इनकम 7,000, टोटल हो गया 15,000, टोटल डाला ए। फिर देखिएगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 4,800 दिया हुआ था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन मैंने आपको बताया कि दोनों का डिफरेंस करके कितना गया 100, इस सब का टोटल लगाया 12,410। तो 15,000 में से आप माइनस करिए 12,410, तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 2,590, राइट। तो ये जो 2,590 आया, क्योंकि टैक्स का दे नहीं रखा इसमें, तो अगर टैक्स होता तो टैक्स भी, अच्छा टैक्स रेट भी है ऑलरेडी, सॉरी तो ये सही नहीं है स्टेटमेंट, इसको ठीक करते हैं, ये 100 नहीं आएगा, ये अमाउंट अभी बदलते हैं। तो देखिएगा सबसे पहली बात है आपके पास क्या है, 8,000 प्लस 7,000, ये हो गया 15,000, और इसमें से ये माइनस करते हैं 4,800, 6,400 और 100। तो देखिएगा 4,800 का एक खर्चा है, 6,400 का एक एक्सपेंसेस है और 100 का एक प्रोविजन है। तो इसको करने के बाद बचता क्या है, यानी कि 15,000 माइनस 4,800 माइनस 6,400 माइनस 100 इज इक्वल टू 3,700। अब इस 3,700 पे टैक्स लगना है 30% इंटू 30%, यानी कि 1110। तो ये जो टोटल प्रोविजन होगा ये कितना होगा, 100 प्लस 1110, तो ये हो जाएगा 1210। और उसके बाद इसका टोटल लगाएंगे 4,800 प्लस 6,400 प्लस 1210, दैट इज 12,410। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, इनके ये टोटल है, ये सही किया हुआ यहाँ पे, और ये है 2,590। अब ये जो प्रॉफिट आया 2,590, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें ये पुराना प्रॉफिट बटा हुआ 7,000, तो इन सबका जो टोटल करेंगे वो 9,590 है, ये हो गया टोटल से। अब इस 2,590 में से आपने 25% टैक्स देना है। तो आप देखिएगा इसमें से ये जो 2,590 है, इसमें से आपने टैक्स कितना देना है, ओ सॉरी, इसमें से रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है, 25%। तो 25% आप इसको रिजर्व में ट्रांसफर करिए। तो देखिएगा 2,590 का 25%, तो ये वैल्यू आ गई 647.5, और उसके बाद जो बच गया वो आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो 9,590 है, 9,590 उसमें से स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 647.5, तो बाकी जो बचा वो कंपनी के पास, वो कंपनी अपनी बैलेंस शीट में डाल देगी 8,942.5। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस बनता है बैंकों का। और अब इनमें आइटम्स कैसे आपने निकालने हैं वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी देखिएगा यहाँ पे, तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन भी आपको दिखाई हुई, 8,000 प्लस 7,000, ये आपके सारे खर्चे थे, ये प्रॉफिट बचा, इस पे 30% आपने प्रोविजन फॉर टैक्स निकाल दिया। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेशन की। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको ये एग्जाम्पल होमवर्क के लिए दे रहे हैं, तो इसको आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ था कि कौन से शेड्यूल में कौन सी चीज़ें आएंगी, तो आइएगा अब उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 13 के अंदर इंटरेस्ट अर्न्ड आता है, यानी कि बैंक जो भी लोन देता है, बैंक लोन देता है, होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, गाड़ियों के लोन, तो उस तरीके के जो भी लोन्स हैं, उन लोन्स के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलता है
वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी यहीं पे दिखानी है, क्योंकि बैंकों की जो इन्वेस्टमेंट होती है जनरली इंटरेस्ट वाली होती है। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो आरबीआई के पास बैलेंस पड़ा हुआ था उसके ऊपर जो भी अर्निंग आएगी वो भी यहीं पर आएगी। तो सिंपल सी बात ये है कि जो आरबीआई से अर्निंग आएगी वो भी यहीं पर आनी है। उसके बाद देखिएगा ये टोटल इनकम हो गई। उसके बाद जो फीस बेस इनकम है, जो कमीशन वाली इनकम है, ब्रोकरेज वाली इनकम है, उसके लिए अदर इनकम्स है। तो कमीशन ऑन ब्रोकरेज जो है वो आपकी शेड्यूल नंबर 14 के अंदर आएगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इवन आपको लॉस भी हो रहा होगा वो भी यही एडजस्टमेंट होनी है, यानी कि अदर इनकम माइनस भी हो सकती है अगर लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर कोई रिवैल्यूएशन किया है और उसका कोई फायदा है तो वो भी आप यहाँ शो करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अगर लैंड बिल्डिंग पे कोई प्रॉफिट आ रहा है, और अगर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बैंक जो है करेंसी खरीदता भी है बेचता भी है, तो उसके ऊपर अगर कोई फीस बेस इनकम आती है या कोई प्रॉफिट आता है तो वो भी। इनकम अर्नड ऑन बाय वे ऑफ डिविडेंड, अगर डिविडेंड के रूप में पैसा मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट के रूप में तो वहाँ पे ऊपर, और अगर डिविडेंड के रूप में मिल रहा है तो वो अदर इनकम में आ जाएगा। और इसके अलावा कोई भी मिसलेनियस इनकम्स होंगी तो वो भी अदर इनकम्स में आप शो करेंगे। उसके बाद देखिएगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है इसके अंदर क्या है, तो बैंकों के पास जितने भी डिपॉजिट्स हैं, सेविंग डिपॉजिट्स, करंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, बैंक एफडी, उन सब का जो ब्याज है वो बैंकों को पे करना है। तो डिपॉजिट्स के ऊपर जो भी वो इंटरेस्ट पे करेगा। इस तरीके से अगर इंटरेस्ट ऑन आरबीआई, तो इंटरेस्ट कभी कभी वो आरबीआई से पैसा उधार लेगा तो आरबीआई को वो पे भी करेगा, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंडेड होगा। दूसरे बैंकों से लिया है तो वहाँ से भी जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसका था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखिएगा जनरली एम्प्लॉय से रिलेटेड है, यानी कि सैलरीज, ईपीएफ वगैरह में जो पेमेंट है। रेंट एंड टैक्सेस, लाइटिंग, ये रेंट टैक्सेस ये प्रॉपर्टी वाले टैक्स ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी, डायरेक्टर फीस, अलाउंसेस, ऑडिट फीस एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ब्रांच ऑडिटर फीस, लो चार्जेस, पोस्टेज इन टेलीग्राम, रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, अदर एक्सपेंडिचर, और फिर टोटल लगा देंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कंपेरेटिव बनती है, लेकिन हमारे को पेपर में एक ही बनाने के लिए आती है, तो क्योंकि पेपर में सवाल जो होगा वो 2 साल का पूछेगा तो फिर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हालांकि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो आप प्रेजेंट करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि वो कैसे प्रेजेंट होती हैं, वो कंपेरेटिव बेसिस पर होती है। अब देखिएगा ये आंसर क्वेश्चन 24 है, तो आइएगा 24 नंबर क्वेश्चन को पहले निकालते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखिएगा जी, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ये एग्जाम में आया हुआ है, आपके स्टडी मटेरियल में भी क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन अभी हम क्लास में करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है क्लास में हम कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर से जरूर रिवाइज करके जाएंगे एग्जाम से पहले। तो फिर क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन एंड कंटीजेंसी इन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिएगा सबसे पहले इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आप बताइए कहाँ पर आएगा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट भी जो होता है वो इंटरेस्ट के नेचर का होता है, शेड्यूल नंबर 13 में। अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14 में। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, और अगर मान लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस है तो ये एंट्री नहीं आएगी, लेकिन अगर ये एंट्री बाहर होती, प्रॉफिट एंड लॉस के बाहर होती, और सॉरी ट्रायल बैलेंस के बाहर होती, तो ये आइटम एडजस्ट करनी पड़ती। तो जब इस तरीके से फॉर्मेट दिया होता है तो हम अज्यूम करते हैं कि ये जो है ये ट्रायल बैलेंस है। तो ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट अक्रूड है तो ये सीधी सीधी आपकी असेट्स है, एडजस्टेड फिगर है ये ऑलरेडी, तो ये जो है आप इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो करें स्टार्ट। तो देखिएगा इसके बाद जो है हम इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की बात करें तो ये इंटरेस्ट पेड हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और इन्वेस्टमेंट जो है आती नहीं है इसमें, तो बैलेंस शीट का आइटम है। उसके बाद है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग। तो आप लोग जानते हैं कि जो रिबेट की एडजस्टमेंट नंबर 1 पड़ी थी, तो ओपनिंग रिबेट को प्लस करते हैं और क्लोजिंग रिबेट को माइनस करते हैं। तो ओपनिंग रिबेट की वैल्यू है नहीं, तो 8860 में से 30 माइनस हो जाएगा जब हम शेड्यूल नंबर जो है 13 बना रहे होंगे, तो हमारी इनकम 8830 हो जाएगी। और अक्रूड इंटरेस्ट हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि देखिएगा ट्रायल बैलेंस में अगर ये एडजस्टमेंट में होती तो हम इंटरेस्ट अक्रूड जो है उसको आप ऐड कर देते। तो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं होगा, रीजन मैंने आपको बताया क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस का आइटम है।
उसके बाद है यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड असेट्स हैं, सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल असेट्स हैं, तो ये सब, तो ये जो एडजस्टमेंट है आपकी प्रोविजन ऑन बैंकिंग असेट्स वो काम आएगी, इससे आप पूरा प्रोविजन बनाएंगे। और तीसरा टैक्स का रेट है 35%। शुरू में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था क्रेडिट 80। तो और ये जो सारी फिगर्स हैं ये लैक्स के अंदर हैं, नहीं लिखा हुआ, तो अब नहीं लिखा हुआ तो रुपीज़ में ही मान लेते हैं ये, तो जो भी आपको फिगर्स दी हुई हैं। और आपको एक और बोल रहा है कि जो प्रोविजंस है वो डिमिनिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का बनाना है 1428, यानी कि 1428 का आपको एक इंटरेस्ट भी, सॉरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको एक प्रोविजन भी बनाना है। तो आइएगा अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 करें तो हमें पहले होमवर्क करना पड़ेगा, तो सॉरी वर्किंग नोट तैयार करने पड़ेंगे। तो वर्किंग नोट में आपने सबसे पहले देखा कि प्रोविजन ऑन बैंकिंग एसेट्स है, तो प्रोविजन ऑन बैंकिंग एसेट्स जितनी भी एसेट्स थी उन सबको लिख लिया हमने। जो भी प्रोविजंस के रेट थे वो आपको याद रखने पड़ेंगे, उनसे मल्टीप्लाई किया, टोटल प्रोविजन आ गया बैंक के एसेट्स के। तो ये जो प्रोविजन बनेगा दैट विल बी द 1020.5। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात है कि जो है हमें टैक्स भी कैलकुलेट करना है, तो हम पहले टैक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट में। तो आप देखिएगा इंटरेस्ट की इनकम होगी 8860 माइनस 30 8830, अदर इनकम है 250, ये टोटल इनकम हो गई। इसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंडेड माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, प्रोविजन बैंकिंग एसेट्स का माइनस करेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट पे हमें लॉस हो गया वैल्यूएशंस का उसका माइनस करेंगे, और ये वैल्यू आ गई 1699.5। तो ये प्रॉफिट है, ये दैट प्रॉफिट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आपने क्या करना है, इस पे 35% का टैक्स निकालना है, 35। तो इस 35 को टैक्स निकालेगा तो आपका आ गया 594.83। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। अब बात आएगी कि आपके प्रोविजन कितने होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा जब प्रोविजन से कंटीजेंसी बनाएंगे तो 1020.5 का तो हो गया प्रोविजन ऑन बैंकिंग एसेट्स, 1428 का हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, और तीसरा हो गया 594.83। तो इन तीनों का जो टोटल होगा दैट विल बी द टोटल प्रोविजन। तो आप इसके लिए एक अलग से वर्किंग नोट भी बना सकते हैं तीसरा, या आप रफ में भी दिखा सकते हैं। तो देखिएगा अब हम बनाते हैं P&L। तो 8830 250 ये इनकम आ गई, टोटल ए बन गया। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की वैल्यू डाल दी 2260, और फिर था प्रोविजंस एंड कंटीजेंसी। इन सब का टोटल मैंने आपको बताया था, वो जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है आपका 3043। ये हमने यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये हो गया टोटल भी। अब इसमें से ए में से बी निकाल देंगे, तो ए में से बी निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 1104.67। और उसके बाद आप क्या करेंगे, पुराना प्रॉफिट जोड़ देंगे 80, और ये वैल्यू आ जाएगी 1184.67। अब इस 1104 का आपको पता है 25% कहाँ पे ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसको आप ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी स्टैट्यूटरी रिजर्व में, और बाकी का जो पैसा है वो आप अपना प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड कर देंगे बैलेंस शीट में, और इसको डाल देंगे टोटल डी। डन। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप क्वेश्चन नंबर 37 जो है ये होमवर्क में करेंगे, ये सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरीके से होमवर्क करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 27 का। तो आप इनको कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, फिर आप करेंगे होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 18, फिर होमवर्क में करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, राइट। फिर हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम करेंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में, और फिर SLR, और जो है AEO अकाउंट, और बाद में बैलेंस शीट। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो अभी आप जो ये मैंने आपको बताया इस सबको आप कंप्लीट कर लेंगे।